द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना फैमिली आईडी पर बात करेंगे। इसका नारा है एक परिवार एक पहचान। तो सरकार का कहना है कि इसका मकसद सरकारी योजनाओं को आसान, पारदर्शी और असरदार बनाना है। बिल्कुल। और हमारी चर्चा का जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या फैमिली आईडी वाकई सरकारी फायदों को सही लोगों तक पहुंचाने का एक क्रांतिकारी तरीका है, या फिर ये एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था है जो अनजाने में उन्हीं लोगों को पीछे छोड़ सकती है जिनकी मदद करने का ये दावा करती है। सही कहा। मेरा मानना है कि ये एक ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधार है। ये तकनीक का इस्तेमाल करके पारदर्शिता ला रहा है, धोखाधड़ी खत्म कर रहा है और सीधे जरूरतमंदों को मजबूत बना रहा है। और मैं मानती हूँ कि इसके लक्ष्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह इसे लागू किया जा रहा है और जिस तरह से सारा डेटा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, वो इससे उन लोगों के लिए एक नई दीवार बना सकता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए, इस योजना की अहमियत समझने के लिए हमें हमें पहले की स्थिति को याद करना होगा। सरकारी दफ्तरों के बाहर वो लंबी कतारें, हर योजना के लिए अलग-अलग कागजात, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और हर बार एक ही प्रक्रिया से गुजरना। फैमिली आईडी इस पूरी व्यवस्था को एक तरह से बदल देती है। ये एक 12 अंकों की खास आईडी है जो एक परिवार की सारी बुनियादी जानकारी को एक ही जगह ले आती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बार आपका परिवार रजिस्टर हो गया तो आपको बार-बार अपनी पात्रता साबित नहीं करनी पड़ती। सिस्टम वो खुद ही बता देता है कि आप केंद्र और राज्य की किन 98 योजनाओं के लिए पात्र हैं। और सबसे जरूरी बात, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से जुड़ा है। यानी पैसा सीधा आपके खाते में, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं। ये भ्रष्टाचार की जड़ पर सीधा प्रहार है। ये डुप्लीकेट एंट्री और फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाकर ये पक्का करता है कि सरकारी पैसा सही जगह पहुंचे। देखिए, योजनाओं को आसान बनाना और भ्रष्टाचार खत्म करना, इन लक्ष्यों पर किसी को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। ये बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल तरीके को लेकर है। ये पूरी व्यवस्था, जैसा आपने कहा, डिजिटल पहचान पर टिकी है, और जब भी हम तकनीक पर इतनी ज्यादा निर्भरता डालते हैं तो हमें इसके दूसरे पहलू को भी बहुत गंभीरता से देखना पड़ता है। आंकड़े खुद एक कहानी बता रहे हैं। फैमिली आईडी पोर्टल पर 44 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, लेकिन आईडी अब तक केवल 19 लाख से कुछ ज्यादा लोगों को ही मिली है। ये जो 25 लाख लोगों का अंतर है, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि प्रक्रिया में कहीं कोई बहुत बड़ी रुकावट है या कोई गंभीर देरी हो रही है। तो मेरा बुनियादी सवाल ये है, क्या हम पारदर्शिता लाने के नाम पर अनजाने में एक नई डिजिटल दीवार खड़ी कर रहे हैं? उन लोगों का क्या जो तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते या जिनके पास साले दस्तावेज नहीं है? लक्ष्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर जमीन पर हकीकत यह है कि लाखों लोग प्रक्रिया में ही अटके हुए हैं, तो हमें रुककर सोचना होगा कि क्या ये रास्ता सही है। आपने जो 25 लाख आवेदनों के अटके होने की बात कही, वो एक जरूरी मुद्दा है, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। किसी भी बड़े बदलाव में शुरुआती दिक्कतें आती हैं, लेकिन जरा बड़ी तस्वीर देखिए। ये व्यवस्था सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं रोक रही, ये आम नागरिक के लिए प्रक्रिया को अविश्वसनीय रूप से आसान बना रही है। सोचिए, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया और फिर आपको स्कॉलरशिप, पेंशन या किसी दूसरी योजना के लिए अलग-अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ रहे। सिस्टम खुद ही आपकी पात्रता जांचकर आपको फायदा पहुंचा रहा है। और जहां तक इसकी पहुंच का सवाल है, 15 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नागरिकों का इस सिस्टम से जुड़ना इसकी सफलता की गवाही देता है। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये दिखाता है कि लोग इस व्यवस्था को अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें इसमें अपनी सहूलियत दिख रही है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत आसान और प्रभावशाली लगता है, लेकिन जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो एक दूसरी ही कहानी कहते हैं। आपने 15 करोड़ 70 लाख लोगों की बात की, लेकिन क्या हमने ये देखा कि यह आंकड़ा बना कैसे? स्रोत सामग्री के मुताबिक इसमें से 14 करोड़ 70 लाख लोग तो वो हैं जिनके पास पहले से राशन कार्ड था। जी। उनका डेटा बस एक सिस्टम से दूसरे में डाल दिया गया। उन्होंने खुद आकर रजिस्टर नहीं किया। जिन लोगों ने वाकई खुद पोर्टल पर जाकर स्वपंजीकरण किया, उनकी संख्या सिर्फ 1 करोड़ 3 लाख है। ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। यानी 90% से ज्यादा लोग तो बस एक डेटाबेस से दूसरे में ट्रांसफर कर दिए गए। इसे लोगों की व्यापक स्वीकृति कहना तो थोड़ा खिंचाव जैसा लगता है ना? इस योजना की असली परीक्षा तो उन लोगों को जोड़ने में है जो पहले से किसी सरकारी सिस्टम में है ही नहीं, और वहीं पर हम
वो 25 लाख लोगों को इंतजार करते हुए देख रहे हैं। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं इसे सिस्टम की कमजोरी नहीं बल्कि एक समझदारी भरा कदम मानता हूं। सरकार ने उन करोड़ों लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजारा जो पहले से ही एक सरकारी और वेरीफाइड डेटाबेस में मौजूद थे। इससे लोगों का समय भी बचा और सरकारी संसाधन भी। ये तो स्मार्ट गवर्नेंस का उदाहरण है। असली मकसद तो धोखाधड़ी को रोकना है और उस मोर्चे पर यह पूरी तरह सफल है। मैं आपको एक ठोस उदाहरण देता हूं। पहले होता ये था कि एक ही व्यक्ति, मान लीजिए रामलाल, अपना नाम अलग अलग स्पेलिंग से लिखकर या मामूली पता बदलकर 2 या 3 अलग अलग राशन कार्ड बनवा लेता था। फैमिली आईडी में क्योंकि ये आधार और दूसरी पहचानों से जुड़ा है, सिस्टम तुरंत पकड़ लेता है कि एक ही व्यक्ति है। इससे सिर्फ फर्जी वाला ही नहीं रुकता, बल्कि जो अनाज रामलाल गलत तरीके से ले रहा था वो अब किसी असली जरूरतमंद परिवार तक पहुंचेगा। ये सरकारी संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। धोखाधड़ी रोकना बहुत जरूरी है, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। लेकिन आपने जिस समाधान का जिक्र किया उसी में एक नई और शायद ज्यादा बड़ी समस्या छिपी है, और वो है निजता यानी प्राइवेसी की। जब आप करोड़ों परिवारों की सारी संवेदनशील जानकारी, नाम, उम्र, पता, बैंक खाता और न जाने क्या क्या एक ही सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में इकट्ठा करते हैं, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। जब हम आधार की बात करते हैं तो उसकी कानूनी सीमाएं सीमित उपयोग के सिद्धांत पर आधारित थीं, यानी एक विभाग आपका डेटा दूसरे से बिना आपकी इजाजत के साझा नहीं कर सकता। लेकिन फैमिली आईडी का तो उद्देश्य ही डेटा को अलग अलग योजनाओं में एकीकृत करना है। क्या ये अनजाने में एक ऐसा प्रोफाइलिंग सिस्टम नहीं बना रहा है जहां नागरिक की हर गतिविधि, राशन लेना, स्कॉलरशिप पाना, स्वास्थ्य लाभ लेना, एक ही जगह ट्रैक हो रही है? ये सिर्फ डेटा लीक का खतरा नहीं है, बल्कि यह एक तरह से स्टेट सर्वेलेंस का एक ढांचा तैयार करने जैसा है जिसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। और स्रोत सामग्री में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रोटोकॉल है। यह एक बहुत ही जायज चिंता है और मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में सोच रही है। इसका सबूत ये है कि फैमिली आईडी को डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब डिजी लॉकर सिर्फ एक डिजिटल स्टोरेज की जगह नहीं है, ये एक सहमति आधारित यानी कंसेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पर काम करता है। अच्छा, इसका मतलब है कि नागरिक खुद ये कंट्रोल करता है कि कौन सा विभाग उसका कौन सा दस्तावेज देख सकता है। तो अगर शिक्षा विभाग को आपकी मार्कशीट देखनी है तो वो आपकी सहमति के बिना उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ये डेटा सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो दिखाता है कि सरकार सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं कर रही, बल्कि उसके सुरक्षित और नियंत्रित इस्तेमाल के लिए एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है। ये भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया एक आधुनिक सिस्टम है। डिजी लॉकर का एकीकरण सैद्धांतिक रूप से एक बहुत अच्छा कदम है, मैं मानती हूँ। लेकिन फिर वही सवाल, ये जमीन पर कितना कारगर है? ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी आईडी बन चुकी है और जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन हम फिर से उसी मूल समस्या पर लौट आते हैं। उन 25 लाख लोगों का क्या जिनका आवेदन ही अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है? और उन करोड़ों लोगों का क्या जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जहां न तो विश्वसनीय इंटरनेट है और न ही डिजिटल साक्षरता? सहमति आधारित आर्किटेक्चर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक दिहाड़ी मजदूर या एक किसान अपने फोन पर इसे कैसे मैनेज करेगा? सुरक्षा का जो तरीका आप बता रहे हैं, कहीं वही एक और बाधा न बन जाए? तो मेरा सवाल आपसे ये है, जब 25 लाख आवेदन महीनों से अटके पड़े हैं, तो क्या हम इस सिस्टम को वाकई दक्ष या एफिशिएंट कह सकते हैं? उन लोगों के लिए तो ये पुरानी व्यवस्था से भी ज्यादा मुश्किल और अपारदर्शी हो गया है। देखिए, इन चुनौतियों को मैं नकार नहीं रहा हूं। जाहिर है, जब आप 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में इतना बड़ा तकनीकी बदलाव लाते हैं तो शुरुआती दिक्कतें आती हैं। इसे टीथिंग प्रॉब्लम्स कहा जा सकता है, लेकिन हमें इसके दीर्घकालिक फायदों को देखना होगा। एक बार जब यह सिस्टम पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा तो ये पीढ़ियों तक फायदा देगा। ये एक साफ सुथरा, पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम बना रहा है। आज जो 25 लाख आवेदन अटके हैं, हो सकता है कि उनमें से कई डुप्लीकेट हों या उनके कागजात पूरे ना हों। ये सिस्टम उन्हीं खामियों को तो पकड़ रहा है। इसे प्रक्रिया की विफलता के तौर पर नहीं, बल्कि सिस्टम की सफाई के तौर पर देखा जाना चाहिए। सरकार एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार कर रही है जो भविष्य के लिए तैयार हो, और इसमें थोड़ा समय और धैर्य तो लगेगा ही। पर क्या ये सिर्फ शुरुआती दिक्कतें हैं या फिर ये डिजाइन में ही कोई बुनियादी खामी है?
हम इसे सिर्फ आंकड़ों के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन हर अटके हुए आवेदन के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है। हो सकता है कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन का इंतजार कर रहा हो या कोई छात्र अपनी स्कॉलरशिप का। हमारे लिए ये एक बहस का मुद्दा है, लेकिन उनके लिए ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और जरूरत से जुड़ा है। जब तक ये आवेदन और वितरण के बीच की खाई भरी नहीं जाती और जब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जाता कि सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति भी बिना किसी बाधा के इस सिस्टम का लाभ उठा सकता है, तब तक इसे पूरी तरह से सफल मानना जल्दबाजी होगी। तकनीक को लोगों को सशक्त बनाना चाहिए, असहाय नहीं, और ये आंकड़े बताते हैं कि सशक्तिकरण का रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। अंत में मैं यही कहूंगा कि फैमिली आईडी एक दूरदर्शी और प्रभावी प्रशासनिक सुधार है। हाँ, इसमें शुरुआती चुनौतियां हैं, लेकिन ये तकनीक का सही इस्तेमाल करके सरकारी योजनाओं के वितरण में अभूतपूर्व पारदर्शिता ला रहा है। ये भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि सरकारी सहायता सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसका दीर्घकालिक लाभ इन शुरुआती बाधाओं से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहूंगी कि लक्ष्य नेक होने के बावजूद हमें इस प्रणाली की सीमाओं और अनपेक्षित परिणामों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। डिजिटल पर अत्यधिक निर्भरता, डेटा प्राइवेसी के अनसुलझे सवाल और लागू करने में दिख रही जमीनी सुस्ती, ये वास्तविक चुनौतियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस योजना की असली सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि कितने करोड़ लोगों का डेटा एक जगह इकट्ठा हो गया, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि समाज के सबसे हाशिए पर खड़ा नागरिक कितनी आसानी से इसका लाभ उठा पाता है। जब तक आवेदन और वितरण का अंतर बना रहेगा, ये सवाल भी बना रहेगा। यह स्पष्ट है कि फैमिली आईडी योजना के कई पहलू हैं। एक तरफ दक्षता और पारदर्शिता का वादा है, तो दूसरी तरफ बहिष्कार और निजता से जुड़ी चिंताएं। इसके प्रभाव का सही मूल्यांकन करने के लिए इसके कार्यान्वयन पर लगातार नजर रखने की जरूरत होगी। आज की चर्चा ने हमें यह मौका दिया है कि हम एक ही कदम को दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से देख सकें।